अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर अपना साइकोलॉजी का इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस में से आपके 4 एमसीक्यूज आएंगे और एक एमसीक्यू है 5 मार्क्स का। तो टोटल 9 मार्क्स का पेपर आपका इस चैप्टर से होगा। तो इसके सबसे पहले हम देखें ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। इसमें हम देखेंगे डिफाइन इंटेलिजेंस, उसके बाद कुछ इसके मेजरमेंट के मेथड्स होंगे, कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ टेस्ट होंगे, उन टेस्ट की करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टेस्ट के ज़रिए हम इंटेलिजेंस को असेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे है मेजरमेंट स्केल्स कौन कौन से होते हैं। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं अपनी हारिश कुमार की बुक से। आपको पेज नंबर मिलेगा 127। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसको हम डिफाइन करें तो इंटेलिजेंस क्या है। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट एंड वॉज डिफाइंड बाय मैनी साइंटिस्ट इन मैनी वेज विच कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉडली 4 कैटेगरीज। मतलब इंटेलिजेंस बेसिकली एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है जिसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वेज में डिफाइन किया था और इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ठीक है, इंटेलिजेंस को। तो सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है इसकी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग इन न्यू सिचुएशन। ठीक है, मतलब कि किसी भी पर्सन की न्यू सिचुएशन में एडजस्ट होने की, अडेप्ट होने की एबिलिटी जो है उसको कहते हैं इंटेलिजेंस। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस को बेस्ट वे में यूटिलाइज करने की जो एबिलिटी एक पर्सन की, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, थर्ड कैटेगरी क्या है इसकी। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। लर्न करने की एबिलिटी किसी पर्सन की इंटेलिजेंस कहलाती है। उसके बाद फोर्थ इसकी कैटेगरी क्या है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है। बेसिकली ये होती है सिंबॉलिक थिंकिंग, जिसमें एक पर्सन जो है वो जज करता है चीज़ों को, उसको परसीव करके कॉम्प्रीहेंड करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, और लॉजिक बताता है कि इसका जो कोई भी इवेंट है या कोई भी सिचुएशन है वो कैसे क्यों अकर हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी है एक पर्सन की। चीज़ों को परसीव करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको जज करना, इसकी एक कॉमन सेंस होती है बेसिकली इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज थी जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफाइन की थी इंटेलिजेंस की। अब इसकी अगर हम देखें कंप्लीट डेफिनेशन, जो कि इन सारी कैटेगरीज को कंबाइन करके सम अप करके तो क्या बनती है इसकी डेफिनेशन। वेशलर ने कहा था इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, बेसिकली जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, इंडिविजुअल की एक एग्रीगेट कैपेसिटी। एग्रीगेट मतलब कि एज अ होल ये सारी कैटेगरीज को मिला के इन सब की हम डेफिनेशन बनाते हैं। तो ये क्या है, एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी है इंडिविजुअल की। अब इसमें क्या क्या आएंगी, 3 चीज़ें आएंगी, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी इंटेलिजेंस की। ठीक है, टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इंटेलिजेंस की। किसी भी सिचुएशन को पर्पसफुली उसमें एक्ट करने की एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद थिंक करने की एबिलिटी कि उसने जो उस सिचुएशन में परसीव करके थिंक किया ना, उसको अंडरस्टैंड किया, वो एबिलिटी उसकी। और उसके अलावा इन्वायरमेंट के साथ डील करने की, ये हमने पढ़ा कि किसी भी सिचुएशन के साथ अडेप्ट करने की, उसके साथ एडजस्ट होने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। तो ये 3 चीज़ों का एग्रीगेट जो है एक इंडिविजुअल का, उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इसकी है कंप्लीट डेफिनेशन। अगर हम सबको सम अप करें, एक कंबाइंड डेफिनेशन बनाएं तो ये बनती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखें इसकी थ्योरीज कौन कौन सी हैं इंटेलिजेंस की। इसकी 4 थ्योरीज हैं ये। अच्छा, इसकी मैं आपको दिखा दूं पहले पास पेपर, ताकि आपको पता चल जाए इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहले क्या है, डिस्क्राइब 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये 4 थ्योरीज हम पढ़ेंगे, उसमें से एक थ्योरी ये वाली है 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, यह आई है पेपर में। उसके बाद डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ये आपका कंटेंट में भी क्वेश्चन है कि हम इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफाइन एंड डिस्क्राइब द इंटेलिजेंस। ये आपने इसको डिफाइन करना है, पहले वो 4 कैटेगरीज बता देनी है, उसके बाद आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देनी है, कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द वेरियस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस मेजरमेंट, कि जो इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं तो कौन कौन से टेस्ट हम यूज़ करते हैं, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, ये क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। ये आपका ना इसके चैप्टर के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको स्लाइड से पढ़ाऊंगी ये क्या होती है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ये 2 टाइप्स होंगी, ये भी हम पढ़ेंगे, एक थ्योरी के अंदर आएंगी। उसके बाद व्हाट इज़ आईक्यू। अब ये पेपर में आया हुआ है कि आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशंट, इसका फॉर्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने का, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। ठीक है, ये आपका डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे, इस थ्योरी इस चैप्टर के अंदर आएगा।
तो ये बेसिकली इतने ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर में से, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इसकी थ्योरीज। सबसे पहले थ्योरी हमारे पास क्या है, टू फैक्टर थ्योरी, जो कि पेपर में आई हुई है, यूएचएस ने अभी आपको दिखाया पेपर। अच्छा, अब इस थ्योरी को किसने पब्लिश किया था और कब किया था, ये आपने याद करना है। स्पेयरमैन ने पब्लिश किया था इस थ्योरी को 1904 में। ठीक है, अब इस थ्योरी का जो मेन जो था ना कंसेप्ट क्या था, इसने कहा था स्पेयरमैन ने, जो इंटेलिजेंस है वो दो फैक्टर से मिलके बनती है। ठीक है, इंटेलिजेंस इज कंपोज ऑफ टू फैक्टर्स। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक उसने कहा था जनरल फैक्टर है या फिर जनरल इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी फैक्टर। और दूसरा हमारे पास क्या है, एस फैक्टर, मतलब कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या फिर स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये दो फैक्टर इसने कहा था कि इंटेलिजेंस जो है वो इससे बनती है। अब जनरल इंटेलिजेंस क्या है, ऐसी इंटेलिजेंस जो कि हर टास्क में इन्वॉल्व होती है किसी भी पर्सन के। ठीक है, विच इज़ इन्वॉल्व इन एवरी टाइप ऑफ टास्क। जैसे कि एक पर्सन जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी, उसकी कॉमन सेंस को यूज़ करके उसको जज करने की एबिलिटी जो है, या उसको जो इसकी इंटेलिजेंस होती है वो इसमें यूज़ करता है, वो होती है जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो कि वो हर टास्क में यूज़ कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एक पर्सन जो है या एक स्टूडेंट जो है वो ब्रिलियंट है साइंस की फील्ड में। ठीक है, साइंस में ब्रिलियंट परफॉर्म कर रहा है अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके। तो वो दूसरे जो फील्ड है ना, जैसे आर्ट्स है, म्यूजिक है, स्पोर्ट वगैरह है, इसमें भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल ये इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल है, एक पर्सन जो है वो बाय प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर है, लेकिन वो अच्छा खेल भी लेता है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट है उसको भी वो रिपेयर कर लेता है विदाउट ट्रेनिंग, और ड्राइव भी अच्छा कर लेता है। ये सारी उसकी हमारे पास क्या है, जनरल इंटेलिजेंस है, कि वो हर फील्ड में अच्छा परफॉर्म करे, हर टास्क में अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, और एक और हमारे पास दूसरा फैक्टर क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर है या फिर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, जो कि अब इसका डिफरेंस क्या है कि इसके ये जो है ना एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में ये यूज़ होती है। इसके लिए स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं, एबिलिटी चाहिए होती है, लर्निंग चाहिए होती है इसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या दी हुई है, जैसे एक कोई भी सर्जन है, वो स्पेशलिस्ट सर्जन है, वही परफॉर्म कर सकता है मेजर सर्जरी। ठीक है, ये स्पेसिफिक फैक्टर है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में आता है। इसी तरह अगर कोई मेजर फॉल्ट है, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, तो उसको जो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन है वही उसको रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक फैक्टर है, जो कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में आता है। तो ये दो फैक्टर्स बताए थे स्पेयरमैन ने, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम कंक्लूड करें इस थ्योरी को, कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एक पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट है, तो कौन सा फैक्टर देखेंगे उसमें ज़्यादा है या कौन सा कम है। ठीक है, तो उसने कहा था स्पेयरमैन ने कि अगर एक पर्सन के अंदर जी फैक्टर ज़्यादा है ना, लेवल ऑफ जी फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस फैक्टर है, उसकी बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसका इंटेलिजेंस लेवल। ठीक है, जितना ज़्यादा उसका जी फैक्टर होगा या जनरल फैक्टर होगा, उतना ज़्यादा वो पर्सन इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, तो ये इसका आपने कंक्लूजन भी निकाल देना कि इस थ्योरी का क्या कंक्लूजन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी क्या है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अब उसमें क्या थे, दो फैक्टर थे, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। अब इसमें क्या है, ग्रुप फैक्टर है, मतलब इसमें मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एक पर्सन की इंटेलिजेंस में। ये थ्योरी किसने दी थी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थर्स्टोन ने ये थ्योरी दी थी 1938 में। ठीक है, इसने क्या कहा था, इसने इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म किया था जनरल फैक्टर थ्योरी पे, और इसने एक नई थ्योरी दी थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इसने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ जनरल फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर से नहीं बनती, बल्कि इसमें सेट ऑफ इंडिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक पर्सन की इंटेलिजेंस में, और हर फैक्टर की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट जो है उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है हर फैक्टर की। अब उसने इन फैक्टर्स को क्या कहा था, ही कॉल्ड दीज फैक्टर्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, इसने इन फैक्टर्स को कहा था, इस सेट को कहा था प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, अब ये फैक्टर्स कितने थे, इसने डिस्क्राइब किए थे 7 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस जो है इसने थर्स्टोन ने डिस्क्राइब किए थे, जो कि सारे जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है वर्बल एबिलिटी, वर्बल फ्लुएंसी, न्यूमेरल एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी, परसेप्चुअल स्पीड, रीजनिंग एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, जो बेसिक फैक्टर्स के साथ है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद दो और ऐड हुए थे, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसको हम देखते हैं अब ये क्या है। सबसे पहले है वर्बल एबिलिटी। अब ये एबिलिटी क्या होती है, एक पर्सन की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी होती है एक पर्सन की, उसको हम कहते हैं वर्बल एबिलिटी। उसके बाद है वर्बल फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब स्पीड, कि एक पर्सन जो है वो कितना स्पीड में किसी चीज़ों को रीड कर सकता है। ठीक है, वर्बल मटेरियल को वो पढ़ सकता है या लिख सकता है, कितनी फ्लुएंसी के साथ, कितनी स्पीड के साथ। ठीक है, उसके बाद है नंबर एबिलिटी। नंबर मतलब कि
कि एक पर्सन जो है उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो मैथमेटिकली जो हमारी एप्लीकेशंस हैं जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और डिवीजन वगैरह है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसकी ये वाली होती है एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है मेमोरी एबिलिटी। मेमोरी एबिलिटी क्या होती है? एक पर्सन की चीज़ों को मेमोराइज करने की, चीज़ों में क्या क्या आएगा, वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, इमेजेस, इन सबको मेमोराइज करने की, रिमेंबर करने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं मेमोरी एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है परसेप्चुअल स्पीड। मतलब एक पर्सन जो है वो चीज़ों को कितनी जल्दी परसीव कर सकता है, कितने अच्छे वे में परसीव कर सकता है। ठीक है, और परसीव करके फिर डिस्टिंग्विश कर सकता है चीज़ों के दरमियान में, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन जो है उनको हम दो चीज़ें, एक चीज़ दिखा दें, एक पिक्चर दिखा दें और एक और दो पिक्चर दिखा दें और बताएं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, तो वो बता देगा फ़ौरन, क्योंकि उसकी परसेप्चुअल स्पीड जो है वो ज़्यादा तेज़ होगी। ठीक है, उसकी इन्हांस होगी। तो ये होती है परसेप्चुअल स्पीड, किसी दो चीज़ों के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी, डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी क्या होती है? ये होती है बेसिकली ऐसी एबिलिटी जो कि एक पर्सन को हेल्प आउट करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एबिलिटी होती है एक पर्सन की अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके, उसको हम कहते हैं रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी क्या होती है कि जो डिफरेंट कंसेप्ट को वो एक पर्सन थिंक करता है डिफरेंट वेज में, डिफरेंट डायमेंशंस में। ठीक है, थ्री डायमेंशन में चीज़ों को विजुलाइज करने की, उसको मैनिपुलेट करने की जो एबिलिटी होती है एक पर्सन की, उसको हम कहते हैं स्पेशल एबिलिटी। ठीक है, तो ये 7 फैक्टर्स पहले थे, उसके बाद 2 फैक्टर्स और ऐड हुए थे जो कि थर्स्टोन ने ऐड किए थे इसमें, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अब ये क्या होती है इंडक्टिव रीजनिंग के जो हमारे आइडियाज़ हैं या इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ ड्राइव करना। ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से जनरल आइडियाज़ को ड्राइव करना, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या है डिडक्टिव रीजनिंग। ये क्या होती है? जनरल इन्फॉर्मेशन से, जनरल आइडियाज से स्पेसिफिक आइडियाज को ड्राइव करना। ठीक है, तो ये दो हमारे फैक्टर जो है वो और ऐड हो गए थे। अब इसका जो कंक्लूजन है इस थ्योरी का कि जो इंटेलिजेंस है वो किस बेस पे हम करते हैं, इसने कहा था थर्स्टोन ने कि जो ये सारे फैक्टर्स हैं ना वो वेरी करते हैं। सारे फैक्टर जो है एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकते। ठीक है, किसी में एक स्कोर ज़्यादा होगा, किसी में एक कम होगा। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन जो है वो नंबर एबिलिटी उसकी ज़्यादा हाईएस्ट पे है और इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है वो लोएस्ट पे भी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पर्सन के अंदर ये सारी चीज़ों को एक टाइम पे नहीं देख सकते। ठीक है, इन सारी जो है फैक्टर्स को एक टाइम पे असेस नहीं कर सकते। उसकी बेस पे हम जैसे एक पर्सन के अंदर सारे फैक्टर्स प्रेजेंट हैं तो मतलब पर्सन वो इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो इसने ये कहा था कि इन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सारे फैक्टर्स की, सारे फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से रिलेट करे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड थ्योरी क्या है, कैटल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये थ्योरी किसने दी थी? कैटल एंड जॉन होन ने 1960 में थ्योरी दी थी। और इसने क्या कहा था कि दोनों थ्योरीज है ना इसको क्रिटिसाइज किया था और अपनी थ्योरी दी थी कैटल थ्योरी। ठीक है, दोनों थ्योरीज इसने क्रिटिसाइज की थी। अब इसने क्या कहा था, दो टाइप्स होती है इंटेलिजेंस की, एक होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक होती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है, ये भी हमने देखा, क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या क्या है। अच्छा, जो है ना फ्लूइड इंटेलिजेंस, इसका जो सिंबल है वो क्या है, GF। ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस का। उसके बाद जो हमारे पास है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, उसको इसका सिंबल क्या है, GC। ठीक है, अब ये होती क्या है कि जो है ना फ्लूइड इंटेलिजेंस वो एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो कि एक पर्सन के अंदर इनबोर्न होती है। ठीक है, इनबोर्न होती है और वो डिपेंड नहीं करी होती उसके सोशलाइजेशन पे, उसके इन्वायरमेंट पे, उसकी एजुकेशन पे। ठीक है, क्योंकि ये होती इनबोर्न है, पर्सन जो है इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, मतलब एक पर्सन जो है बायोलॉजिकली अपने साथ लेके आता है। ठीक है, it defined as one's potential intelligence somewhat independent of the socialization and education। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करी होती, इसके एनवायरनमेंट पे, इसकी सोशलाइजेशन पे, एजुकेशन पे। ये एक पर्सन की अपनी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी इंटेलिजेंस है वो क्या है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। अब ये पर्सन जो है वो लर्न करता है अपने इन्वायरमेंट से, नॉलेज लेके, स्किल्स लेके। ठीक है, और फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, अपने कल्चर के थ्रू जो है लर्न करता है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। और इसका दूसरा नाम क्या है, लर्नड इंटेलिजेंस, क्योंकि ये पर्सन जो है वो लर्न करता है अपनी लाइफ में, एक्वायर करता है। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट से, अपने कल्चर से। तो ये दो इसकी टाइप्स थी हमारे पास जो कि कैटल ने डिस्क्राइब की थी, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस एक और आपने करना है कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है ना, जैसे अप टू द एज ऑफ 16 एज तक की जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, इसके बाद वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी और फिर जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाएगी तो ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो डिक्लाइन होती जाएगी। ठीक है, कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, एक ये इसका डिफरेंस है और एक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद जो दूसरी इसकी कंपैरिजन में देखें क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, वो क्या होती है, वो जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो ये जो इंटेलिजेंस है वो भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है,
क्योंकि देखिए अब एक पर्सन जो है उसकी जो वोकेबलरी का नॉलेज है वो क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता जाता है। ठीक है, जैसे प्रोफेसर्स होते हैं इंग्लिश के या कोई भी कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, उनकी वोकेबलरी का नॉलेज जो है आहिस्ता आहिस्ता इन्हांस होता है अपनी लाइफ स्पैन के थ्रू। ठीक है, तो ये किस में आता है, ये आता है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में, जो कि कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है एक पर्सन की। जबकि जो इन्फ्लुएंट इंटेलिजेंस है वो क्या होती है, एट द एज ऑफ 16 वो इंक्रीज होती है, तब तक उसके बाद वो कॉन्स्टेंट हो जाती है, और फिर जैसे जैसे उसकी एज ज़्यादा होती जाती है तो वो जो ये इंटेलिजेंस है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स आपने याद करनी है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ थ्योरी है वो है गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने रीड करनी है कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके क्या बेसिक कंसेप्ट है। तो गिलफोर्ड ने इसकी ये थ्योरी दी थी। इसने कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो 3 डायमेंशंस में होता है। ठीक है, इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं इंटेलिजेंस की इसके अकॉर्डिंग। अब वो डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, इसमें 3 इसने कंसेप्ट दिए थे। एक होता है कंटेंट, एक प्रोडक्ट और एक ऑपरेशन। ठीक है, इसने कहा था जो इंटेलिजेंस है उसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन से मिलके बना होता है, कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। ठीक है, ये आपने जस्ट इसमें से ये जो की वर्ड्स हैं वो याद रखने हैं कि हर हेडिंग में क्या क्या फर्दर इसकी सब हेडिंग है। ठीक है, जैसे कंटेंट है, पहला स्टेप क्या होता है कि किसी भी पर्सन ने उसके पास कंटेंट होना चाहिए जहाँ से उसने लर्न करना चीज़ों को। ठीक है, चाहे वो फिगर्स की फॉर्म में हो, सिंबल्स की फॉर्म में हो, सिमेंटिक मीनिंग, इमोशंस, फीलिंग्स की फॉर्म में हो, बिहेवियर की फॉर्म में हो। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास कंटेंट होगा। ठीक है, अब उस कंटेंट से एक पर्सन जो है वो क्या करेगा, फर्दर प्रोसेसिंग करेगा, ऑपरेशनल प्रोसेसेस होंगे उसके माइंड के अंदर। ठीक है, इसमें आपने ये टर्म्स यूज़ करनी है, कोग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ये बेसिकली मेमोरी के कुछ प्रोसेसेस होते हैं माइंड के अंदर। ठीक है, इवेल्युएशन। उसके बाद लास्ट पे जो प्रोडक्ट वो बनाएगा अपनी माइंड के अंदर। ठीक है, मतलब जो परसीव करेगा चीज़ों को, उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे, यूनिट्स की फॉर्म में परसीव करेगा, क्लासेस की फॉर्म में रिलेशन बनाएगा चीज़ों के दरमियान में, सिस्टम वगैरह, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर थे, डायमेंशंस थे इंटेलिजेंस के। ठीक है, गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग ये आपने याद करनी है। और इसका कंक्लूजन क्या था इस थ्योरी का, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपस में रिलेट करे होते हैं, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में सारे फैक्टर्स जो हम हेल्प आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे एक पर्सन जो है वो न्यूज़पेपर रीड करता है जब, ठीक है, तो उसका जो कंटेंट होगा, कंटेंट क्या है, अब उसके वर्ड्स हैं। ठीक है, कंटेंट क्या है, उसका वर्ड्स हैं जो न्यूज़पेपर में लिखे हुए हैं। और जो उसके ऑपरेशंस में क्या आएगा, ऑपरेशन में वो क्या करेगा, थिंक करेगा, मेमोराइज करेगा चीज़ों को, इवेलुएट करेगा। ठीक है, तो ये इसकी ऑपरेशंस में आ जाएंगे। और लास्ट पे क्या था, प्रोडक्ट में क्या करेगा, वो रिलेशंस फाइंड करेगा न्यूज़ के अंदर। ठीक है, कि क्या क्या रिलेशंस हैं चीज़ों के दरमियान में, तो ये हमारे पास रिलेशन किस में आते हैं, प्रोडक्ट में आते हैं। तो इस तरह ये तीनों चीज़ें जो है आपस में रिलेट करी होती है जब हम कोई भी चीज़ों को थिंक करते हैं या रीड करते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमारी 3 डायमेंशंस हैं इंटेलिजेंस की। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, कि हम इंटेलिजेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। पहले एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था कि जो नॉन साइंटिफिक अप्रोचेस को यूज़ करके इसको मेजर करते थे इंटेलिजेंस को। अब ये अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, 3 अप्रोचेस हैं जो कि पास्ट टाइम में यूज़ होती थी। सबसे पहले है फिनोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, उसके बाद है फिजियोग्नोमिकल अप्रोच और लास्ट पे है एस्थीजियोमेट्रिक अप्रोच। अब ये अप्रोचेस क्या क्या हैं, पहले हम देखें फिनोलॉजिकल अप्रोच। अब ये क्या कहती है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या होती है, उसको हम कैसे असेस करते हैं, बाय द साइज ऑफ द हेड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, पहले क्या होता था कि एंशिएंट टाइम में लोग कहते थे कि जिस पर्सन का हेड का साइज ज़्यादा होगा ना, वो पर्सन ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, तो ये इसकी अप्रोच का नाम ये वाला है, फिनोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंटेलिजेंस को कैसे असेस करते हैं, उसके हेड के साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड अप्रोच क्या है, फिजियोग्नोमिकल अप्रोच। अब ये अप्रोच क्या कहती है कि एक पर्सन जो है उसकी फेस की ब्यूटी के बेस पे हम असेस करते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है। अगर जितना ज़्यादा उसका जो फेस है वो ब्यूटीफुल होगा, उतना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो थर्ड अप्रोच है वो क्या है, एस्थीजियोमेट्रिक अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है कि जो सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी वो डिटरमन करती है एक पर्सन की इंटेलिजेंस को, कि कितना सेंसिटिव है वो। अगर वो हाई सेंसिटिव है तो क्या है, उसका जो इंटेलिजेंस एबिलिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 अप्रोचेस थी जो कि नॉन साइंटिफिक अप्रोचेस हैं, मतलब इसकी पीछे कोई रीज़न, कोई बेस नहीं है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट था बाइनेट। ठीक है, इसने क्या कहा था, इसने डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की थी, साइंटिफिकली टेस्ट करके डिफरेंट अप्रोचेज और टेस्ट परफॉर्म किए थे, और इसने फिर बताई थी कौन कौन से टेस्ट हैं जिसके ज़रिए हम उसकी पर्सन की जो इंटेलिजेंस है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। ठीक है, ये हमने एमसी को याद रखना है। जो बाइनेट है इसने क्या कहा था
इसने साइंटिफिकली अप्रोचेस को यूज़ करके डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए थे इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए, और इसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। ठीक है, अब ये टेस्ट कौन कौन से दिए थे, 4 कैटेगरीज दी थी इसने टेस्ट की। इसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसके बाद नॉन वर्बल टेस्ट है, इसके बाद इंडिविजुअल टेस्ट है और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक है, ये 4 टेस्ट इसने दिए थे। अब इन चारों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, अब वर्बल का वर्ड यूज है हुआ है इसमें, जिसका मतलब क्या है, इसमें वर्ब्स या डिफरेंट क्वेश्चंस का यूज हुआ है। ठीक है, मतलब कि इसमें लैंग्वेज को यूज करके हमने क्या करना है, पर्सन से क्वेश्चंस करने हैं, रिटन क्वेश्चंस या फिर ओरल क्वेश्चंस। ठीक है, और फिर वो उसका आंसर देगा ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में। उसके बाद अब ये टेस्ट होता है, ये जस्ट हम किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एजुकेटेड पीपल होंगे उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो इलिटरेट हैं या फिर जो एबनॉर्मल है उनके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में और आपके जो कंटेंट में भी है कि डिफाइन और डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, सबकी अलग अलग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें लैंग्वेज का यूज़ होगा। ठीक है, और रिटन क्वेश्चंस हम देंगे एक पर्सन को जिसका वो आंसर करेगा ओरल फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा ये किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेटेड पीपल के ऊपर, नॉट ऑन द इलिटरेट और एबनॉर्मल पर्सन। ठीक है, और इसके अलावा ये हम इंडिविजुअल फॉर्म में भी कर सकते हैं, मतलब एक पर्सन को अलग से बिठा के अलग सेटिंग में उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और ग्रुप की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं 3 से 4। और एग्जाम्पल जस्ट आपने रीड करनी होगी, आपने रट्टा लगाना है इसका, आपने इसका कंसेप्ट नहीं लेना क्योंकि आपकी बुक पे दिए ही नहीं हुए आगे। इसमें आपने एक याद कर लेना, जैसे बाइनर्ड साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास टेस्ट कौन सा है, वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब कि नॉन वर्बल है, इसमें हमने वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंट डायग्राम्स को यूज़ करना है, ब्लॉक्स को यूज़ करना है, पिक्चर्स को यूज़ करना है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज को यूज़ नहीं होगा, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इसमें हमने वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, जस्ट पिक्चर्स का, डायग्राम का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, और ये टेस्ट की प्रैक्टिस्टिक क्या है कि ये हम सब हर तरह के लोगों पे अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेटेड भी, इलिटरेट भी, एबनॉर्मल पर्सन, सब पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये भी इंडिविजुअल फॉर्म में भी कर सकते हैं और ग्रुप फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट जो है इन टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर आगे एडमिनिस्टर करते हैं डिफरेंट पीपल के ऊपर। ठीक है, आगे आपने इसकी एग्जांपल कर लेनी है, जैसे कि कैटल्स कल्चर इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये इसमें आता है नॉन वर्बल में। उसके बाद थर्ड टेस्ट कौन सा हमारे पास है, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, अब इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि एक टाइम पे ये एक ही पर्सन पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली ये परफॉर्म करते हैं हम एक इंडिविजुअल पे एट अ टाइम। और ये जो टेस्ट होते हैं कहाँ पे परफॉर्म करते हैं हम, मोस्टली क्लिनिकल सेटिंग के अंदर करते हैं, क्लिनिकल एरिया में। ठीक है, और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए भी हमें स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, स्किल्ड और ट्रेन स्टाफ चाहिए होता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, जो कि परफॉर्म करवाएगा। ठीक है, अब इसकी जो आगे 2 टाइप्स हैं, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी, और इसकी एग्जांपल आपने क्या करनी है, अलेक्जेंडर पास अलोंग इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो लास्ट टेस्ट है इसका वो क्या है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब ये टेस्ट जो है वो ग्रुप की फॉर्म में हम करते हैं। ठीक है, एक टाइम पे हम एक ग्रुप को बिठा के उसके ऊपर ये टेस्ट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। अब ये जो टेस्ट होते हैं ये मोस्टली वो था क्लिनिकल सेटिंग में कॉमन थे, और ये कब कहाँ पे कॉमन होते हैं, यूज़ होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसकी भी 2 फॉर्म्स हैं, जैसे इसकी थी वर्बल और नॉन वर्बल, इसकी भी 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, वर्बल टाइप में भी हो सकता है, नॉन वर्बल टाइप में भी हो सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, आर्मी अल्फा टेस्ट। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। आगे ना इसकी 2 टाइप्स हैं इस टेस्ट की, एक होता है स्पीड टेस्ट और एक होता है पावर टेस्ट। ठीक है, ये आपका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, डिफरेंस बिटवीन स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट। तो इसमें हम देखें क्या डिफरेंस है। जो स्पीड टेस्ट है ना, जैसे इसके नाम से शो रहा है स्पीड, मतलब इसमें हमने स्पीड और टाइम को देखना होता है। इसमें एक टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने टेस्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, जब टाइम खत्म हो जाएगा तो आपने स्टॉप कर देना है। सब्जेक्ट स्टार्ट एंड स्टॉप परफॉर्मिंग ऑन द टेस्ट विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। मतलब जो एक्सपेरिमेंटर होगा या जो उसको टेस्ट परफॉर्म करवा रहा होगा वो क्या करेगा, टाइम स्टार्ट करेगा और टाइम एंड करेगा। ठीक है, उस टाइम के अंदर अंदर उसने क्या करना है, अपना पूरा टास्क परफॉर्म करना है एक पर्सन ने। ठीक है, और इसमें एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें जो डिफिकल्टी लेवल है ना टास्क का, वो वेरी नहीं करता। ठीक है, मतलब एक ही रहता है, डिफिकल्टी लेवल जो है वो एक ही रहता है। जितना स्टार्ट में टास्क डिफिकल्ट होगा इतना लास्ट में भी होगा, उतना मिडिल में भी होगा। ठीक है, इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है वैरी नहीं करता। ठीक है, और टाइम फिक्स होता है, बस आपने ये याद रखना है। और इसकी एग्जांपल आपने क्या करनी है, जेलोटास ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, ये इसकी एग्जांपल है। इस तरह हमारे पास जो सेकंड टेस्ट है वो क्या है, पावर टेस्ट है। अब पावर टेस्ट में क्या होता है, इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है वो वेरी कर रहा होता है। जैसे फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा कम, टास्क जो है वो जो है मुश्किल होगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो वो जो टास्क है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, उसकी जो स्टेजेस आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट आती जाएंगी।
तो इसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है कीप्स ऑन राइजिंग, ठीक है। और इसमें जो टाइम है ना उसका इशू नहीं होता, टाइम जो है वो आप उसको प्रॉपर मतलब दे देते हैं, ठीक है। उसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, इनफ टाइम लेता है, और इसने मतलब ये होता है कि आपने टाइम पे जल्दी से जल्द ख़त्म करना है, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि आपने इस टाइम के अंदर इसको टेस्ट को ख़त्म करना है, ठीक है। एक इसका ये डिफरेंस है। डिफ़िकल्टी लेवल बताना है आपने और साथ में इसका टाइम बता देना है कि टाइम इसका फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता, इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वेरी नहीं करता, ठीक है। और इसमें जो है डिफ़िकल्टी लेवल जो है वेरी करता है, ठीक है। सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेज में मुश्किल होगा, सॉरी कम मुश्किल होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुश्किल होता जाएगा टास्क, ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास दो इसके टेस्ट थे ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के, ठीक है, स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट। इसकी एग्जाम्पल आपने कर लेनी है, अलेक्जेंडर्स पास्ट अलोंग इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये हमने इसके 4 टेस्ट पढ़े जिसके ज़रिए हम एक पर्सन की जो मेजरमेंट कर सकते हैं इंटेलिजेंस की, ठीक है।